जितना इंटरमीडिएट में अपने पढ़ा हुआ है कूलाम्स लॉ, बायो सवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ, ये सारे लॉज हमारे जिस पर्टिकुलर ब्रांच में हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ब्रांच बनने के पीछे जो हमारा कारण है वो कारण है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से ये चार ब्रांचेस फिजिक्स चूंकि इतना वास्ट और वाइड है, इसकी वजह से हम लोगों ने जो भी फर्दर अब इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी एप्लीकेशन, डिजाइनिंग से लेकर सारी चीजों को अब हम एक ऐसी ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं इसमें जिसे मॉडर्न फिजिक्स का नाम दिया जाता है। तो फिजिक्स का पूरा एंटायर करिकुलम, चाहे वो क्लास लोअर क्लासेस, जूनियर क्लासेस से लेकर हायर क्लासेस और रिसर्च तक, ये फील्ड डिवाइडेड है पांच ब्रांचेस में। फिजिक्स की ये पांच ब्रांचेस मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो इन्हीं ब्रांचेस से बेटा हमारा सिलेबस भी बना है जिसको हम लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स कह रहे हैं। और इस इंजीनियरिंग फिजिक्स को हम लोगों ने यूनिट्स में बांट रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले हमारी जो यूनिट या मॉड्यूल है, ये यूनिट या मॉड्यूल रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो हमारा मॉड्यूल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, कुछ पोर्शन कट करके ये यूनिट या मॉड्यूल बनाया गया है। इसके बाद हम देखें यहाँ पर तो क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि हमारा सबसे
अहम हिस्सा है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। और इस मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट के बाद हम लोग यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स देख रहे हैं। जिस वेव ऑप्टिक्स की हम लोगों ने बात की थी अभी, कि लाइट एनर्जी यानी ऑप्टिकल एनर्जी के ऊपर बेस्ड जो फिजिक्स की ब्रांच थी, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं। फर्दर और भी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस समय जो ये इंजीनियरिंग फिजिक्स में ऑप्टिक्स का जितना भी वेव ऑप्टिक्स है, इसके अंदर हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। Again, if we come back to our last curriculum or module, the unit fifth is of fiber optics and laser. So, fiber optics and laser are the latest inventions and latest discoveries which are soothing the life of common person, जो हमारे आम रोजमर्रा के जीवन को किस तरीके से बेनिफिट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप खुद ही जान रहे हैं। कि लेजर जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि लेजर से तो बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आप अगर देखें तो लेजर से हेयर इम्प्लांट, हेयर का रिमूवल, आंख अगर हम देखें तो आंखों के कई सारे ऑपरेशंस आज लेजर से ही होते हैं। कान के, ब्रेन के, पूरी बॉडी के, मेडिकल फील्ड में अगर हम देखें तो पूरी आपकी बॉडी के ही ऑपरेशंस और क्योरेज करने के लिए प्रोसेसेस हैं, उनमें लेजर का बहुत ज्यादा यूज है। इसी तरीके से अगर हम इंडस्ट्रियल देखें तो लेजर की हेल्प से सारे मटेरियल प्रोसेसिंग की जा सकती हैं, जैसे कटिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ये सारी चीजें आज इंडस्ट्री में लेजर की हेल्प से हो रही हैं। अगर हम लोग डिफेंस के फील्ड में देखें तो वहां पर डिफेंस के फील्ड में लेजर गाइडेड मिसाइल, लेजर गाइडेड टैंक्स और इस तरीके से लेजर पिस्टल, लेजर बॉम्ब, लेजर पिस्टल, लेजर गन और कई तरीके के लेजर इक्विपमेंट्स आज हमारे डिफेंस सिस्टम में भी यूटिलाइज हो रहे हैं। लेजर की हेल्प से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को भी यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच से हमारा 5वां मॉड्यूल बनाया गया है, उसमें फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर है। इन सब चीजों का जो भी आपके सिलेबस में यहाँ पर डिजाइनिंग है, वो इतनी बेस्ट है कि हम लोग इसमें अपने रोज डेली लाइफ में चीजों को महसूस करते हैं, देखते हैं, बस उनके पीछे की चीजें हमें पता नहीं होती हैं। तो आपको ये एक अच्छा मौका मिला है जिसमें आप चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ, जैसे आपको आज पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो बच्चे हमसे पूछा करते हैं, सर इस चीज का कहाँ यूज है, ये चीज कहाँ यूज होगी, ये हम पढ़ रहे हैं तो हमको कहाँ काम आएगा। तो बाकी सब्जेक्ट्स की बात तो मैं नहीं करता। आप उसमें देखते हैं कि कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो पता नहीं जीवन में आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी। लेकिन फिजिक्स का एक इतना अच्छा मार्वलस कैरेक्टर ये है कि जब फिजिक्स हम बात करते हैं तो फिजिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं कल्पना में है। फिजिक्स हमारे सामने है, जो हम देख रहे हैं वो फिजिक्स है, जो हम महसूस कर रहे हैं वो फिजिक्स है। आप सांस ले पा रहे हैं तो वो भी एयर की वजह से, और एयर की सारी एनालिसिस हम फिजिक्स में कर सकते हैं। हम सुन पा रहे हैं तो साउंड एनर्जी की वजह से ये सारी एनालिसिस हम फिजिक्स में करते हैं। तो हमारे देखना, उठना, चलना, बोलना, सारी चीजें सब कुछ डिफाइंड है किससे? फिजिक्स से। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है और यही कारण रहा कि हमने पूरी अपनी जिंदगी फिजिक्स के ही नाम की और बचपन से फिजिक्स पढ़ा और कई वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं आपके अपने इस कॉलेज। लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है वो इस सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा है और ये चीजें आपको वास्तविक रूप से दिखाई पड़ेंगी, आपके सामने हो रही हैं, आप उन्हें महसूस कर रहे हैं और आप उनके पार्ट और पार्सल हैं। इसी लेजर के बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स लिखा हुआ, तो आज ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन देखिए कितना वाइड रेंज में आपका रेवोल्यूशनाइज्ड हो कि
पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो कोई भी मैसेज अगर आपको भेजना होता था तो हम लोग क्या करते थे कि सबसे एंशिएंट टाइम की बात करें, राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो कबूतर के गले में बांध देते थे अपना संदेश। कबूतर एक जगह से उड़ा और दूसरी जगह ले जाके सिग्नल ट्रांसफर किया। तो फ्रॉम द सेंडर एंड टू द रिसीवर एंड एक कम्युनिकेशन का मोड क्या था, पशु पक्षियों को हम लोग यूज करते थे। थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ तो आपने वहां देखा कि घुड़सवार संदेश लेकर जाया करता था एक जगह से दूसरी जगह। फिर थोड़ा सा और कम्युनिकेशन आगे बढ़ा तो इसको चिट्ठी और इस तरीके की चीजों में चीजें शुरू हो गई। फिर अगर हम लोग बात करें तो एक जमाना आया कि जब पूरे घरों में तार बिछाए जाते थे और एक जगह एक बड़ा सा फोन रखा रहता था और एक जगह से सिग्नल या इंफॉर्मेशन दूसरे जगह पर उस तार के माध्यम से आती थी, जिसे हम लोगों ने वायर्ड सिस्टम का नाम दिया, केबल्स का आप लोगों ने उसे नाम दिया। तो वायर्ड कम्युनिकेशन के बाद अगर हम लोग बात करें तो अब जो फोन आपके घर में इतना बड़ा सा लगा रहता था और अगर आप छत पे हैं तो हो सकता है दौड़ के आप आते थे और नीचे से फोन उठाना पड़ता था। कुछ एक आध लोग तो अगर बहुत अर्जेंट फोन है तो पता चला छत से कूद गए। तो इस बीच में क्या होता था कि हम लोगों का जो डिले हो जाता था, कभी फोन कट गया फिर कभी मिल नहीं पाया। अब क्या है, आप छत पे हैं तो वहीं से बात करिए, आपके हाथ में मोबाइल आ जाए। तो ये वायर्ड कम्युनिकेशन से वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग कैसे बढ़ गए, ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस फिजिक्स एंड इट्स मार्वलस इन्वेंशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। अंडर सी इंस्टॉलेशंस में और लैंड में, बिल्डिंग में आज हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे कंप्यूटर्स, हमारी नेटवर्किंग, ये सब कैसे आगे बढ़ चुकी है, इनका कारण सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स है। आज आपकी लाइफ जो इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स है, इसके इन्वेंशंस हैं, इसकी स्टडी है, इसकी डिस्कवरीज है। और आज भी रिसर्चर और साइंटिस्ट की सबसे पहली पसंद है, सबसे पहली चीज है इंटायरली इस यूनिवर्स में। अगर हम बात करें तो फिर इसके अलावा कुछ हम समझ भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते और महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ दिखाई सुनाई बताई दे रहा है वो सब कुछ फिजिक्स है। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट एंड कैरिकुलम ऑफ योर डिवीजन की हम कौन कौन सी यूनिट की बात करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली फिजिक्स की 3 ब्रांचेस से हमारा सिलेबस बना है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और आपका ऑप्टिक्स, और चौथी जो है यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर आगे बढ़ी तो इसमें देख पाते हैं कि जो हमारा पहला मॉड्यूल है जिसकी हम लोगों ने उस दिन चर्चा भी की थी, तो इस पहले मॉड्यूल में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो मैकेनिक्स हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो सामान्यतः जो आप मैकेनिक्स सुनकर आए हैं अभी इंटरमीडिएट में, उससे थोड़ा सा अलग। ये है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 2 शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं कि एक रिलेटिविस्टिक है और दूसरा है मैकेनिक्स, तो इसमें कुछ सुना हुआ शब्द तो हमें मैकेनिक्स ही लग रहा है। तो हम लोग वहां पर अगर आकर बात करें तो उसके हिसाब से देखें तो मैकेनिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले जितनी भी एंटायर चीजें हैं वो या तो आप देख रहे हैं रेस्ट की पोजीशन में है, या आप देख पा रहे हैं कि वो मोशन में। तो इसी रेस्ट और मोशन को एनालाइज करने के लिए अगर हम लोग बात करें तो वो सबसे पहले बॉडी रेस्ट में है, तो हो सकता है कि इनिशियली वो रेस्ट में ही रही हो सकता है कि वो चल रही थी और उसके बाद उस पर कोई फोर्स लगा तब वो रेस्ट में आई, या कोई बॉडी रुकी हुई थी, उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लग गया तो वो चल गई। इस तरीके से मोशन और रेस्ट को जिस ब्रांच में हम लोग डील करते हैं वो है हमारी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की अगर हम लोग शुरुआत करें यहाँ पर तो जो मैकेनिक्स हमें यहाँ एनालाइज करनी है वो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पोजीशन। यानी किसी चीज की अगर हम पोजीशन को एग्जैक्टली बता ले जा रहे हैं तो ये हमारे मैकेनिक्स की यहाँ से शुरू। पोजीशन में अगर समय के साथ कोई चेंज आ रहा है तो हम कह सकते हैं वहां पर कि बॉडी हमारी मूव कर रही है, और अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम वहां पे कह सकते हैं कि हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही। ये टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो पोजीशन में चेंज का मतलब हो गया मोशन,
और टाइम के रिस्पेक्ट में नो चेंज इन पोजीशन का मतलब हो गया रेस्ट। तो ये रेस्ट और मोशन यानी किससे डिफाइन किए जा पा रहे हैं? पोजीशन। और अगर यही पोजीशन हमें पता चल जाए तो हम लोग बाकी सारी चीजों को बता सकते हैं। जैसे पोजीशन के बाद उसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है। जैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर आप फिर से टाइम से डिवाइड कर दें तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। उसके बाद अगर आप फिर से उसको डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मास से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है? मास से मल्टीप्लाई करने पे फोर्स मिल जाता है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? तो इस फोर्स में अगर हम डिस्प्लेसमेंट जो भी बॉडी का है उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा वर्क बन जाता है। और यही जो वर्क यहाँ पर हो रहा है, ये वर्क बॉडी के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। मान लीजिए हमने कोई फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बॉडी क्या होगी? मूव करेगी। तो यानी अगर बॉडी के अंदर हम बात करें कि कौन सी एनर्जी आ गई, तो हमारा ये किया गया कार्य बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। बॉडी इसी से मूव कर। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोई बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और बॉडी रेस्ट पर आ गई या उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। इसमें कई सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस है, इंटर में आपने सुने होंगे, कई डिस्कशंस हैं जिनको समझा होगा। जैसे बात करते हैं अगर एक आदमी दीवार पे धक्का लगाता रहे, सुबह से लेके शाम तक लगाता रहे, वो 1-2 घंटे में थक जाएगा लेकिन दीवार नहीं थकेगी। तो क्या कोई वर्क वहां पर हो रहा है या नहीं हो रहा? एग्जैक्टली यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर वर्क नहीं हो रहा तो आदमी थका क्यों? और अगर हो रहा है तो दीवार हिली क्यों? दीवार जब हिली नहीं तो यानी वर्क हुआ नहीं और आदमी फिर थक कैसे गया? तो यहाँ फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। और डिस्प्लेसमेंट ना होने की वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी उसका पूरा एफर्ट है वो एफर्ट उसके अंदर स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वजह से कोई मोशन वहां पर हम नहीं देख पा रहे। तो इस तरीके से मैकेनिक्स की बात हम लोग यहाँ पर समझे कि जो हमारी पहली यूनिट है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, उसमें जो वर्ड मैकेनिक्स है वो मैकेनिक्स का क्या मतलब है। अब इस मैकेनिक्स के बाद अगर हम लोग बात करें तो मोशन और रेस्ट की बात हमने की, और मोशन और रेस्ट किससे डिफाइन होगा? पोजीशन से। और पोजीशन से लेकर अगर हम बॉडी की एनर्जी तक बता पा रहे हैं तो ये होता है मतलब मैकेनिक्स। अब जरा सा बात करेंगे कि रिलेटिविटी क्या चीज है। तो रिलेटिविटी के टर्म्स में हमने आपको, जो लोग पिछले टर्म्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछली क्लासेस में, उन्हें तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था उस दिन की रिलेटिविटी क्या है। इसको थोड़ा सा छोटे तरीके से हम लोग यहाँ पर आज समझेंगे कि ये जो रिलेटिविटी है ये हमारी लाइफ में पूरी तरीके से हमें दिखाई पड़ती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई हमारे हाथ में एक ढक्कन है, मान लीजिए दिस इज अ कैप, ये छोटा है या बड़ा, इसका अगर हमें आंसर करना हो तो तुरंत हमारे मन में जरा सा आता है कि अरे ये ढक्कन सर ये छोटा है। फिर हमारे मन में आता है कि हमने दिखाया कि मान लीजिए ये बॉटल है, तो ये बॉटल क्या है? अब आपने अगर ये देखा कि ये बॉटल है तो ये बॉटल आपको क्या दिखाई दे रही है? बड़ी दिखाई। तो ये हमें छोटा बड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना ही ये वास्तविक रूप में छोटा या बड़ा है। जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, इस ढक्कन को जब हम देखते हैं तो हमारे हैंड्स के रिस्पेक्ट में ये छोटा है। और अगर हम बात करते हैं कि इसी ढक्कन को अपने किसी छोटे से, इससे भी छोटे इंस्ट्रूमेंट से या कोई ऑब्जेक्ट, तो ये ढक्कन बड़ा हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट हमारा छोटा हो जाता है। तो यानी हम किसी भी चीज के बारे में तब तक क्लियरली नहीं कह सकते जब तक कि हम उसे किसी न किसी चीज से रिलेट न करें। कोई चीज ठंडी है या गर्म है ये कब हम बता सकते हैं? जब हम उसे टेम्परेचर से रिलेट करें। कोई भी चीज हल्की है या भारी है ये हम कब बता पाएंगे? जब हम उसे वेट से, केजी से रिलेट करेंगे। इसीलिए आपने देखा कि स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए कि 1 केजी वेट जो होगा वो वास्तविक रूप में क्या चीज होगी। 1 लीटर का पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी वेट रखता है उसे हम लोगों ने वहां पे माना कि 1 केजी, और उसी 1 केजी से रिलेट करके हम सारी चीजों को अब बताते हैं।
ठीक इसी तरीके से हमने लेंथ को, अगर मान ली किसी की लंबाई या दूरी को बताना है, तो ये कैसे बताएंगे? इसको हम बिना रिलेट किए नहीं बता सकते। इसको रिलेट करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको रिलेट करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि लेंथ है, लेंथ मतलब हम उसे किस में नापेंगे? मीटर्स। तो 1 मीटर हमने वो डिस्टेंस बना ली, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। अब इसी 1 मीटर से हम सारी चीजों को रिलेट करके एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कोई भी चीज हमसे कितनी दूर या कितनी पास है। तो अगर हम लोग बात करें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, तो वहां पर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेटा क्या कर रही हैं? हमको यही बता रही हैं कि ये हमने जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग लंबाई, समय और मास को द्रव्यमान, इलेक्ट्रिक करंट को वैद्युत करंट, इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत धारा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, इस तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई गई कि अब फिजिक्स की सारी चीजें, दुनिया की इंटायर जितनी भी चीजें वो सब इन्हीं 7 क्वांटिटीज में एक्सप्रेस की जाएंगी। फिर इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री और जोड़ा गया था जिसमें एंगल और सॉलिड एंगल को हम लोगों ने ऐड किया। तो एंगल और सॉलिड एंगल हमारा क्या कहने लगा कि हम लोग उससे और 2 नई चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते। तो बाकी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री मिलके टोटल 9 क्वांटिटीज से इंटायर यूनिवर्स को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो एक्सप्लेनेशन होता कैसे है? हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया, उस स्टैंडर्ड से हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर आप दोनों ही अर्थों को समझ चुके हैं कि जैसे लेंथ अगर देखें तो वो रिलेटिव है, टाइम अगर देखें तो वो रिलेटिव है, मास अगर देखें तो वो रिलेटिव है। हर चीज, इवन हम और आप, वो सब भी क्या है? रिलेटिव। इसीलिए आप अपने जितने भी लोग आपके आसपास है उन्हें क्या नाम देते हैं? रिलेटिव हैं हमारे, मतलब संबंधी हैं। अगर आप अपने आप को बताना चाहेंगे कि आप कौन हैं, तो आप रेफरेंस उनका देंगे। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा आप कौन हैं, तो आप कहेंगे सर मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो आपने अपने आप को बताने के लिए क्या लिया? कॉलेज का सहारा लिया। अगर आप कहें कि मैं सिविल ब्रांच का हूँ, तो आपने अपने आप को बताने के लिए क्या लिया? सिविल ब्रांच का सहारा लिया। ठीक इसी तरीके से अगर हम आपको इन दोनों बातों से ना जाने, हम पूछे तुम कौन हो, तो आप कहेंगे कि मैं मिस्टर एक्स का लड़का हूँ, तो आपने अपने आप को बताने के लिए अपने पापा का नाम का सहारा लिया। इसी तरीके से हम अगर पूछते हैं, बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हर चीज में आप देखते होंगे कि हमें किसी न किसी चीज से क्या करना पड़ता है? रिलेट करना पड़ता है। और रिलेट करने के इसी प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पर रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में टेक्निकली अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी बात कर रहे हैं कि एक्चुअली जो रिलेटिविटी है ये तो हमारे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये समझने के लिए है। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो रिलेटिविटी क्या है, इसको हम लोग अगले वर्ड में देखते हैं। तो मैं यहाँ सम अप करना चाहूंगा दोनों चीजों को। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वास्तविक रूप से हम लोग मैकेनिक्स तो समझ गए कि एक बॉडी, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के पोजीशन से लेके एनर्जी तक सारी चीजों को बताना मैकेनिक्स है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है? इन रिलेशन टू, किसी से जब हम रिलेट करते हैं, रिलेट करके जब चीजों को हम वहां एक्सप्लेन करते हैं, तो ये रिलेटिव। और चूंकि हम लोग रिलेट करते ही करते हैं, तो ये सब कुछ पूरा एंटायर यूनिवर्स है क्या? रिलेटिव है, सापेक्षी है किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें कि हम लोग इस समय चल रहे हैं या रुके हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता 100% कि हम रुके हैं, या ये भी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता 100% कि हम चल रहे हैं। हम किसी चीजों की, किन्हीं चीजों की तुलना में चल रहे हैं, और हम वहीं पर बेटा किन्हीं चीजों की तुलना में रुके हुए हैं। अगर चंद्रमा की तुलना में देखें, इस समय पृथ्वी घूम रही है, हम लोग भी क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के साथ चंद्रमा के रिस्पेक्ट में गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर। लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वी की तुलना में, तो पृथ्वी पर हम एक जगह बैठे हुए हैं, हमारे रिस्पेक्ट में पृथ्वी रुकी हुई है, और पृथ्वी के रिस्पेक्ट में हम रुके हुए हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट में स्टिल है, रुका हुआ है, या चल। आप लोगों ने पहले अगर थोड़ा भी बहुत पढ़ने में फिजिक्स इंटरेस्ट रहा होगा, तो कई सारी थ्योरीज शुरुआत से प्रेवेल करती थी
कि पहले पृथ्वी लोग कहते थे रुकी हुई है और सूरज उसके चक्कर लगा। बाद में जब थोड़ा साइंस एडवांस हुई तो कहा नहीं नहीं यार, सूरज रुका हुआ है, पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। आज करंट मॉडर्न फिजिक्स में जब हम आ जाते हैं, जब हमारे पास लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्लियरली इन चीजों को बता सकते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि दोनों थ्योरीज अब प्रिवेल करती हैं कि सूरज भी किसी एक पर्टिकुलर रेस्पेक्ट से मूव कर रहा है और जो हमारी पृथ्वी है वो भी मूव कर रही है उसकी एक अपनी पर्टिकुलर स्पीड से। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम ज्ञान की एक एक परतों को हटाते चले जाते हैं, हमें अपनी वास्तविकता का एहसास होना शुरू हो जाता है। कोई और सब्जेक्ट आपको जिंदगी में कुछ देकर जाए या ना देकर जाए, लेकिन फिजिक्स जैसा जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपको इतना एहसास जरूर करा जाता है कि आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, क्यों है, कैसे है और हम किस वजह से। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। आप समझ गए होंगे। तो मैं कहना चाह रहा था कि अब हम लोग इस चीज को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में समझेंगे। जैसा मैंने पिछले बार बताया था कि हम लोग यहाँ पर जो रिलेटिविटी है, जो सिद्धांत है, जिसको बहुत से लोग जानते भी होंगे कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को कैसे दिया? एग्जिस्टेंस तो हमारे आसपास ही है। ग्रेविटी ऐसा नहीं था कि न्यूटन के पहले नहीं थी, ग्रेविटी तब भी थी, लेकिन जब न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो उनका दिमाग खुला, और जब दिमाग खुला तो उन्होंने बताया कि हाँ, चीजें नीचे क्यों गिर। ठीक इसी तरीके से कुछ ऐसी हैपनिंग्स होती हैं जो हमारे इन चीजों को आगे लेकर बढ़ती हैं। तो इन हैपनिंग्स की अगर हम लोग बेटा बात करें, तो जो रिलेटिविटी की शुरुआत जहां से हुई, उसी चीज को हम लोगों ने उस दिन नाम दिया था अनवीलिंग द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अनवीलिंग का मतलब हम लोग इससे पर्दा उठाए। तो मैं डॉक्टर अभिषेक तिवारी आज आपको इसमें ले चलता हूँ कि व्हाट वाज द एक्चुअल कॉज, किस वजह से ये चीजें हमारे सामने आई और कैसे डेवलपमेंट्स हुए फर्दर। तो आइंस्टीन का नाम इसमें सबसे ज्यादा मुख्य है, और आइंस्टीन इसी वजह से ही आज इतने फेमस हमारे बीच जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हमारे सामने सिद्धांत प्रेजेंट किया। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्यों और कहाँ कैसे इसने जन्म लिया। अगर हम लोग बेटा बात करें यहाँ पर, ये बात है लगभग आज से 115 साल पुरानी। 115 साल पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने पूरे वर्ल्ड का ये परसेप्शन चेंज कर दिया। और वो कैसे किया? इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, और उस पेपर का नाम था ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। जो मूविंग बॉडीज हैं उनकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया, और ये पेपर ऐसा पब्लिश हुआ, और इसी पेपर को ही हम लोगों ने प्रेजेंट देखा जो यहाँ पर, जिसको आज हम लोग कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, सभी को स्क्रीन पर ये पेपर भी दिखाई दे रहा है। और इस पेपर को अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये चूंकि 1905 का पेपर, इस पेपर के थ्रू आइंस्टीन ने ये बताना चाहा कि बैकग्राउंड क्या है इस चीज का। उन्होंने बताना चाहा कि क्या नया आइडिया वो प्रपोज करने जा रहे हैं, और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या कंफर्म किया, और इससे इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा हमारी थिंकिंग पर। तो अगर हम लोग बात करें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो सबसे पहले जो उन्होंने यहाँ पर बात की, वो कहा कि लॉज जो है फिजिक्स की वो अनचेंज रहते हैं, कहीं पर भी वो बदलेंगे नहीं। जैसे आप अगर किसी भी मोहल्ले में जाकर किसी के घर के छत पे चढ़ जाइए और वहां से कूदिए, तो मैं आपको ये पूरी 100% गारंटी देता हूँ कि इंडिया में कूदेंगे तब भी नीचे जाएंगे, अमेरिका में कूदेंगे तब भी नीचे जाएंगे, और मान लीजिए अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क भाई पाकिस्तान के यहाँ जाकर किसी की बिल्डिंग से कूदे तब भी नीचे ही जाए। तो जो लॉज हमारे यहाँ पर गवर्न हो रहे हैं, वो उन्होंने यहाँ पर बताया कि ये लॉज हमेशा क्या होंगे, अनचेंज्ड होंगे, और इन लॉज को हम लोग अगर देखें तो किसी भी सूरत में इनमें कोई चेंज दिखाई नहीं। दूसरी बात,
और वो मीटिंग है हमारी स्पेस कोऑर्डिनेट्स की। उन्होंने जो हम अपनी पोजीशन को बताने के लिए, आपने देखा होगा क्लास 7 से ही आपने एक पैटर्न डिवाइस किया कि किसी चीज की अगर हमें स्थिति बतानी है, आपके कमरे में अगर मान लीजिए पंखा लगा, तो आपको पंखा लगा है तो उसकी पोजीशन कैसे बता पाएंगे? उसके लिए तुरंत आप सहारा लेंगे छत का, कहेंगे सर छत पे पंखा लगा है। तो अब अगर आप देखिए अपनी छत, सभी लोग छत अगर देखें, जैसा कुछ लोग देख रहे हैं वीडियो में देख पा रहा हूँ, तो इस छत में बताइए कि ये पोजीशन पंखे की कहाँ पर है? पूरी छत में पोजीशन को अगर हमको दिखाना होगा तो हम किसी दीवार से उसका सहारा ले लेंगे, सर इस दीवार से इतनी दूरी पर है। लेकिन अगर एक ही दीवार से फिक्स किया तो पूरे एक लाइन के अलावा कोई भी पोजीशन हो सकती है। तो दोनों ही दीवार से अगर आप फिक्स कर देंगे तो उसकी पोजीशन फिक्स हो गई, यानी एक लाइन से हमने इसको कंफाइन कर दिया तो एक एक्सेस से हमारी पोजीशन को फिक्स हो गई। अब अगर हम दूसरी एक्सेस से देखें तो दूसरी एक्सेस से इसको फिक्स करेंगे, फिर हमें थर्ड एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से बेटा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पंखे की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें सबसे पहले एक्स, वाई और जेड तीन एक्सेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल ऑब्जेक्ट और बॉडी ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस और ऑन जेड एक्सिस। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोजीशन को बताने के लिए हमें एक अपना एक्स वाई जेड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने बात की कि मैकेनिक्स जो है वो क्या है, मोशन या रेस्ट, तो बॉडी के मोशन और रेस्ट को हम कैसे जान पाएंगे? हमें यहाँ तो सिर्फ पोजीशन ही पता चल पा रही। तो पोजीशन के साथ यहाँ पर एक मिक्सिंग हम लोग करते हैं कि एक्स वाई जेड तो पोजीशन बता देती है, साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेट हम लोग और लगा देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टाइम। तो एक्स वाई जेड के साथ टाइम भी ले लेते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओरिजिन से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमें बताता है, और जो टाइम है वो हमें बताता है कि इनिशियली कितने टाइम बाद ये पोजीशन। अगर टाइम चेंज हो रहा है, एक्स वाई जेड में कोई चेंज नहीं आ रहा, हम लोग क्या कह देते हैं, बॉडी रेस्ट पर। और अगर यहाँ टाइम बदल रहा है और साथ ही साथ पोजीशन भी बदल रही है, तो हम लोग यहाँ पर कह देते हैं कि ये हमारा क्या हो जा रहा है कि बॉडी मोशन। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये स्पेस और टाइम के इन वेरिएंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इस यूनिट में। और दूसरा हम लोग यहाँ पर बात किए अभी कि एक्स वाई जेड पोजीशन के साथ साथ हम फोर्थ कंपोनेंट यहाँ पर टाइम को भी ऐड कर दे रहे हैं बेटा, जिसकी वजह से हमें क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि टाइम हमारा क्या हो, कि पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी रुकी हुई है या एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम ये जज कर पाएंगे कि बॉडी रेस्ट या मोशन में है। तो यहाँ पर दूसरी जो बात आइंस्टीन के इस वर्क से पता चली थी वो थी स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, और स्पीड ऑफ लाइट ने इस चीज को कंफर्म किया, इस चीज को प्रूव किया। हम लोग भी अपनी इस यूनिट में मैं आपको प्रूव कराऊंगा, डेरिवेशंस कराऊंगा, जिसमें ये सिद्ध करेंगे कि जो प्रकाश की चाल है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। वैक्यूम में उसकी जो वैल्यू है आप लोग सी के नाम से, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और उस स्मॉल सी की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। ये अगर हम लोग टेक्निकली बात करें तो 2.9999 अप टू द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन इनटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड है, जिसको हम लोग फेयरली 3.0 इनटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड के रूप में हमेशा अपनी कैलकुलेशंस में, अपनी एनालिसिस में लेते हैं। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इस पर बहुत सारे विवाद रहे हमेशा कि ये कांस्टेंट है या नहीं है। तो इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और रिलेटिविटी की हेल्प से ही हम लोग यहाँ पर इस कंक्लूजन पर पहुंच पाए कि लाइट की जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं होता, और इसी वजह से आज लाइट के सारे फिनोमेना हम लोग देख पाते हैं। जो भी रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ये सारा कुछ कैसे संभव हो पाता है, बिकॉज ऑफ दिस property of very much consistency in the speed of light। तो बेटा यहाँ पर ये दो महत्वपूर्ण चीजों को इससे हम लोगों ने समझा
और रिलेटिविटी ने अगर यहाँ बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बताया कि जो लॉज हैं वो हमारे क्या होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं, और हमारा जो स्पेस टाइम इंटरवल है वो अनचेंज है। ये क्वांटिटी जो स्पेस टाइम इंटरवल है, इट इज जस्ट लाइक अ लेंथ इन स्पेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पर जो अगला फिजिकल मीनिंग है इस स्टेटमेंट का, ये हम लोग अगर देखें तो स्पेस और टाइम जो आइंस्टीन की थ्योरी थी, इस थ्योरी में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आइंस्टीन ने जब इस चीज को डिस्कवर किया उनकी एज 26 थी। आपसे हो सकता है 2-4-5 साल बड़े रहे, यानी आप भी इतिहास रचने के कगार पर हैं। इन चीजों को अगर आप समझते हैं, एनालाइज करते हैं और थोड़ा सा इसमें डीप जाकर देखते हैं तो आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं और एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल पर्सन के रूप में भी आने वाले टाइम में डेवलप हो सकते हैं, मेरी ऐसी आशा है। और इसमें उन्होंने लेंथ के कॉन्ट्रैक्शन, टाइम के डायलेशन, वेलोसिटी एडिशन और इन सारी चीजों के बारे में बात की। आइंस्टीन ने इसको सिंपल एक ऑब्जर्वेशन से डील किया था, जहां पर उन्होंने एक मैग्नेट लिया और एक कंडक्टर लिया और उनके बीच में रिलेटिव मोशन करा। पहले उन्होंने मैग्नेट को हिलाया, करंट फ्लो की, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखा। फिर उन्होंने उस कंडक्टर को हिलाया जो कॉइल थी, तब भी करंट फ्लो हुई और डिफ्लेक्शन हुई। यानी मैग्नेट को हम मूव कराएं चाहे कंडक्टर को मूव कराएं, दोनों ही केसेस में वहां पर मोशन की वजह से करंट डेवलप हो रही थी। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि फिर फर्क क्या है, कि मैग्नेट को मूव कराने में क्या फर्क है और कंडक्टर को मूव कराने में। इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम कमरे में बैठ के कर रहे हैं तो क्या हमारा इफेक्ट पड़ेगा, इसी एक्सपेरिमेंट को अगर मान लीजिए हम एक मूविंग कार के अंदर कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मूविंग कंडीशन में भी देखा हमने, तो वहां कार भी मूव कर रही है, मैग्नेट भी मूव कर रहा है और हमारी जो कॉइल है वो भी उसी कार में रखी हुई है मान लीजिए। तो हर चीज मूव करने के केस में भी पाया गया सेम रिजल्ट आ रहा है, यानी मोशन का कोई इफेक्ट लॉज ऊपर नहीं पड़ेगा। इसीलिए पहली बात अभी जो हम लोगों ने समझी थी कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स विल बी अनचेंज्ड, दे विल बी सेम इन ऑल द इनर्शियल फिल्म। अगर कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, एक यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वहां पर नियम बदलेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, देखिए मैग्नेट था, ये हमारा कॉइल है, और इस कॉइल और मैग्नेट के बारे में अगर हम लोग मूव कराएं दोनों को, तो दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम। तो इसी आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक करंट को उन्होंने मेजर किया और इससे अपनी बात पर वो आए कि रिलेटिव मोशन फिजिकली मीनिंगफुल है और फिजिक्स के लॉ सेम रहेंगे सारे फॉर्म्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इसको मैं कंक्लूड करता हूँ इस प्रेजेंटेशन को, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हम लोग इसको करने जा रहे हैं, इसके नोट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें कैसे इन चीजों को देखा जा सकता है, तो जो नोट्स हम आपको यहाँ पर इस तरीके से, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, सभी को हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन तो विजिबल है, लेकिन इसमें केएल फिजिक्स यूनिट 1 इस तरीके से लिख के आ रहा है, डॉक्यूमेंट वाला पेज ओपन हो रहा है। मैं ओपन कर रहा हूँ सर, क्या आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? प्रशांत सर, थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प चाहूंगा सर, क्या स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं सर, ये ब्लैंक पेज लेके आना, अगर पीपीटी के फॉर्म में तो उसको थोड़ा सा नीचे करिए। हाँ थोड़ा सा पीपीटी पे आइए प्लीज। के पढ़त हम जो बिलरिया चल जो लिया के प्रशांत सर अपने स्क्रीन पे देखें आप, क्या अब कुछ दिखाई दे रहा है जो नोट्स की बात मैं कर रहा था? यस सर। आप तो बेटा, जैसे मैं बात कर रहा था आपको अपने इस पहले यूनिट की, तो इस पहले यूनिट में हम लोगों ने जिन चीजों को पढ़ा है
उनको हम यहाँ पे समझेंगे और मैं इस तरह से आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। आपका सिर्फ काम है चीजों को ध्यान से सुनना, समझना और उनको समझने के बाद उन्हें तैयार करना। तैयार करने के बाद अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्लास में जैसा कि शेड्यूल्ड है कि एक सेशन होगा जिसमें हम लोग अपने क्वेश्चंस को पूछेंगे। ये सारा कुछ हम लोग डेरिवेशंस नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे और इनमें जो भी चीजें हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। और चीजों को शुरू करना है तो अपने साथ एक रजिस्टर पेन भी लेकर बैठेंगे ताकि जो जो हम बताते जा रहे हैं, जो जो समझाते जा रहे हैं उसको आप लिखते भी रहें, देखते भी रहें, करते भी रहें और नोट्स यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी, चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। सूनर हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के साथ साथ क्लास में भी देखने को मिलेंगे आप सभी लोग, ऐसी आशा है। तो आज के सेशन को बेटा हम यहीं पर फंडिंग समझ में आ रही होगी। इस वजह से अब आप अपना जो भी क्वेश्चन है आज के रिगार्डिंग, और थोड़ा सा मैं कोशिश करना चाहूंगा कि क्वेश्चंस हमारे बहुत होते हैं बेटा, लेकिन जो हमको इससे रेलेवेंट क्वेश्चन है उनको पूछने का आपके पास मौका, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं। प्रशांत सर, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। सर बहुत ही वंडरफुल सेशन था, जिसको हमने भी सुना और बहुत सारी चीजें समझने में। तो अब स्टूडेंट्स को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि एक एक करके स्टूडेंट्स अपने मन के डाउट्स को यहाँ पे आपसे पूछ के क्लियर कर सकें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, वन बाय वन आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस को सर के सामने पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। आप अपना क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं। आप कंटिन्यू करिए और थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। सर 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 आवाज सुन नहीं रहे हैं हमें। आइंस्टीन मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे और ये इनका मेन लॉ जो था ये छोटा मतलब छोटे में क्या था, 1 वर्ष में इनका लॉ क्या था? हेलो बेटा, आइंस्टीन जो है रहने वाले कहाँ के थे हमारा, मैंने अभी इसीलिए कहा था रेलेवेंट क्वेश्चंस का मतलब है हमारे लिए जो इनका मेन वर्क था वो हमारे लिए रेलेवेंसी रखता है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इन्होंने पेपर, हाँ बेटा, पेपर जो इन्होंने पब्लिश किया वो पेपर पब्लिश किया था ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और इनके लॉज के बारे में उन्होंने एनालिसिस की। और उस एनालिसिस से ही ड्यू कोलेट्रल एक हमारा इंसिडेंट आया जिससे चीजें पता चली कि अगर हम मोशन में हैं तो क्या होगा, रेस्ट में हैं तो इन लॉस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो कोई चेंज नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर हम लोग जाएंगे तो चेंजेस मिले, ये बात थी, ठीक है। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, अगर हम हिंदी में समझा जाए। थैंक यू सर। यस सर। सर आप इस जब करने से पहले आइंस्टीन के अबाउट द आइंस्टीन लॉ किए थे आपने सर, तो मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता था। आप कुछ न लेना चाहिए, मैं आपको सब कुछ ले पाया। बेटा मैं बताना चाहूंगा कि आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जितना भी मटेरियल है, जितनी भी एनालिसिस है, जो भी वर्ल्ड में बेस्ट आपको मिल सकती है वो यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। और ये वर्ल्ड में बेस्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है। मैं विगत 11 सालों से इसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और लगभग हमारे 8-10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% फिजिक्स में स्कोर किया। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि 100 में 100 लाया जा सकता है और 100 में 100 लाने भर का कॉलेज में पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो आपको लाना है उसके लिए आप अपनी पर्सनल तैयारी कर सकते हैं, लेकिन 100 नंबर तो हम दिलवा देंगे। तो इसलिए किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई भी स्क्रीन शॉट लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रॉपर्ली ये देखिए कि नेटवर्क काम कर रहा है जिसकी वजह से हमारी आवाज प्रॉपर आपको मिलती रहे। बाकी हम सब प्रोवाइड कराएंगे, चिंता ना करें। एक एक चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इसीलिए तो आपने एसआर कॉलेज में एडमिशन लिया है, वरना तो दुनिया के किसी कॉलेज में चले जाते। ये गारंटी है बेटा यहाँ की कि हमारे यहाँ से जो कहीं से कुछ ना कर पा रहा हो, हम उस बच्चे को भी
सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं, उसे आउट ऑफ टर्न जाके सपोर्ट देते हैं ताकि वो जिंदगी में कुछ बन सके। क्योंकि जब आप जिंदगी में बन जाते हैं जिस दिन, उस दिन आपको याद आता है कि किन किन चीजों के कारण आज मैं बना। ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। आप लोग जब यहाँ कॉलेज आएंगे तो हम लोग उनसे मिलाएंगे भी और चीजों को आपको बताएंगे भी, प्लेसमेंट से